जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे 75 डे चैलेंज में अप्रैल के जो थर्ड करंट अफेयर जो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, अवार्ड जिसमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो इशू पढ़ेंगे जो कि हर एक जो कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल हो गया और सीजीपीएससी, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता है, ठीक है ना। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह जो 2025 में 50 साल पूरा कर लेगा। तो आपको बताना है कि आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है। तो हमको पता करना है कौन सा गलत है। पहला, आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था उसका लॉन्च 19 अप्रैल 1975 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, यह प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से रखा गया है। तीसरा, इस प्रशिक्षण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा भारत में किया गया था। और चौथा, इस उपग्रह का मूल उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी को जानना था। तो हमको पता है कि ये जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट जी के नाम पे लिखा गया है, ठीक है ना, एंशिएंट जो हमारे गणितज्ञ और ज्योतिष। दूसरा, इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किए थे, ठीक है। तीसरा, इसका जो उद्देश्य था कि अंतरिक्ष विज्ञान को जानना था और भौतिक को जानना था। लेकिन जैसे कि आपको पता है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, आज हमें श्रीहरिकोटा में लॉन्च करते हैं, लेकिन जब पहली बार हम लोग लॉन्च किए थे तो हम लोग ने किसका मदद लिया था? यूएसएसआर, ठीक है ना, सोवियत यूनियन का हम लोग ने मदद लिया था। और सोवियत यूनियन आज के टाइम में जो है वो है रूस, रसिया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं और जो श्रीहरिकोटा है स्टेटमेंट सी एक गलत हो जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? टियानटोंग, टियानटोंग उपग्रह एक, ठीक है, उसके बारे में बताना है। ये सक्षम है किस चीज के लिए? इंटरनेट आधारित स्मार्टफोन कॉल के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, जीपीएस नेविगेशन के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए। बताना है कि ये जो टियांगटोंग वन जो उपग्रह है किस लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, न्यूज में था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि ये स्मार्टफोन, इंटरनेट बेस्ड आपको स्मार्टफोन कॉल करने के लिए था। और जैसे कि हमको पता है कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का हो रहा है, कि आपको ग्राउंड में नेटवर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्या है सैटेलाइट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। तो ये चाइना सक्षम होकर पहली बार लेके आया कि अपना टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो न्यूज में क्यों था? इंटरनेट के कारण। इंटरनेट से आप डायरेक्ट स्मार्टफोन में कॉल कर सकते हैं। इंडिया में भी आप सुन रहे होंगे वन वेब जो कम्युनिकेशन है, एयरटेल के साथ मिलके सैटेलाइट बेस्ड लेके आने वाले हैं, इंटरनेट साथ साथ कॉलिंग भी। और आपको पता होगा एक स्पेस एक्स है, उसका जो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट है वो भी स्पेस के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। और जल्द ही शायद अच्छे से सिचुएशन ठीक हुआ तो इसी साल भी लॉन्च कर सकते हैं या फिर अगले साल लॉन्च करने का प्लान है, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज में था वो है नासा का। नासा का एक जो मिशन है ड्रैगन फ्लाई, ये बताना है कि जो ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है वो किस लिए, उसका लक्ष्य क्या है? मंगल के सतह पर अध्ययन करना। दूसरा, शनि के चंद्रमा जो टाइटन पे शोध करना। तीसरा, बृहस्पति के वायुमंडल का निरीक्षण करना। चौथा, एक क्षुद्र ग्रह के नमूने को एकत्र करना। तो आपको बताना है ये जो नासा है, नासा जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसका वो एक मिशन ड्रैगन फ्लाई भेजा है, उसका काम क्या है? तो मंगल पे क्या नहीं, मंगल पे जो भेजा है नासा ने उसका नाम है क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी भेजा था, ठीक है। तो ये तो नहीं है। दूसरा, टाइटन पे जो सैटर्न है, ठीक है ना, शनि के चंद्रमा जिसको बोलते हैं टाइटन, उसका एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसके लिए भेजा गया है, टाइटन में भेजा गया है, ठीक है। टाइटन क्या है? चंद्रमा का क्या है? एक उपग्रह है, ठीक है। एक चंद्रमा का एक सैटेलाइट है। अगला प्रश्न है, एक है कलाम 225, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये बताना है कि ये क्या चीज है, क्या एक उपग्रह है या फिर क्या एक ठोस रॉकेट मोटर है, ठीक है, या फिर ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है या फिर स्पेस टेलीस्कोप है। बताना है कि जो कलाम 250 था वो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ये सैटेलाइट नहीं है।
हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी नहीं है, स्पेस टेलीस्कोप भी नहीं है, ये क्या है, एक सॉलिड रॉकेट है, एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी से थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं। ये बताना है कि जो अभी कलाम जो सैटेलाइट है, ठीक है, जिसमें आप उसका एक पहला जो वर्जन था वो है विक्रम था, विक्रम सैटेलाइट, ठीक है ना, उसको जो लॉन्च करने वाले जो एसोसिएशन है उसका नाम दिया गया है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, सबसे पहले जो कलाम 250 जो रॉकेट लॉन्चर बनाए हैं, ठीक है ना, मोटर बनाए हैं, वो डेवलप किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, बिल्कुल सही। जो रॉकेट लॉन्चर है वो स्काई रूट एक एरोस्पेस ने बनाया है, पहला सही है। दूसरा कि ये विक्रम सीरीज, पहला जो सीरीज था विक्रम सीरीज का रॉकेट का जो नाम है, ठीक है ना, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे दिया गया है, जिसको हम लोग भारत का स्पेस फादर ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्काई रूट जो एरोस्पेस है, ये भारत का पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि डेवलप किया है रॉकेट, बिल्कुल इन्होंने डेवलप किया है। पहले विक्रम रॉकेट को डेवलप किया और उसके बाद अब सेकेंड स्टेज में क्या है, कलाम को उन्होंने किया। और कलाम जानते हैं ये भी हमारे स्पेस साइंटिस्ट और एक पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं, ये है एक वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम जो सत्याग्रह है जो कि 100 साल हो गया, 2025-24-25 में 100 साल है। और आपको पता है कि कोई भी जो चीज जो हिस्टोरिकल चीज जब 100 ईयर हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, तो वो उसका चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है आने के लिए। तो बताना है ये जो वैक्यूम सत्याग्रह है वो किसके लिए है। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग करने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। दूसरा, सभी जाति के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए किया गया था। तीसरा, केरल में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चौथा, किसानों के अधिकार के लिए का समर्थन करने के लिए किया गया था। तो ये जो वैक्यूम सत्याग्रह है केरल में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या है, औद्योगिकरण के लिए नहीं, सपोर्ट ऑफ फार्मर भी नहीं है, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं, ये जो सभी कास्ट को मंदिर में प्रवेश की अनुमति के लिए ये आंदोलन किया गया था साउथ में। तो आंसर हो जाएगा बी, मंदिर प्रवेश के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना, कोई ना कोई एग्जाम पे जरूर पूछेगा, ये है पेदता पेट, पेदता पेट, ये चर्चा में था, ठीक है ना, अप्रैल के टाइम में। तो ये बताना है किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चर्चा में क्यों था। ये हड़प्पा बस्ती की खोज में, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सेटलमेंट, एक हड़प्पा सेटलमेंट का एक साइट के रूप में खोजा गया है। दूसरा, एक नए जो उपग्रह जो लॉन्च किया है उसका नाम है। तीसरा, एक बांध का जो बनाए हैं उनका नाम है। या चौथा, एक अंतरराष्ट्रीय कोई समिट का नाम है। ठीक है, तो इसमें बताना है तो किस चीज के लिए ये है। आंसर, सही आंसर है ये हड़प्पा का एक सेटलमेंट हमको मिला हुआ है, ठीक है ना, वो इसलिए न्यूज में था। तो हमको बार बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम लोग को जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं उससे हम लोग को इंडिया का इतिहास के बारे में और अच्छे से जानकारी मिलते जा रहा है, ठीक है ना, और इसी में हड़प्पा के और बस्ती के बारे में हमको पता चल जाए। अब ये बताएंगे कि एक उरागुट्टा डोलमेनाइट, ठीक है ना, पुरातात्विक स्थल मिला है, ठीक है ना, ये भी बहुत पुराना स्थल है, ये पाषाण कालीन स्थल मिला हुआ है। तो आपको बताना है कि ये न्यूज में था और एक कौन से राज्य में मिला है, कर्नाटका में मिला है, तेलंगाना में मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है या तमिलनाडु में मिला है। तो कौन सी जगह पे ये स्थल, पुरातात्विक स्थल मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये है तेलंगाना में मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में होगा। अगला प्रश्न, ये भी न्यूज में था, ठीक है, इसका नाम है केसरिया स्तूप। और स्तूपा को जानते हो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से जोड़ सकते हैं, स्तूपा बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये बताना है कि ये जो केसरिया स्तूप है ये दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है। दूसरा, चीन यात्री फाहयान और हेनसांग ने अपने जो विवरण में इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। हेनसांग और फाहयान अलग अलग टाइम में आते हैं भारत में, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आते हैं और ये हर्ष के टाइम में आते हैं। चलो ठीक है, अब तीसरा देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने, कहा जाता है कि यहाँ पे 22वां प्रवचन दिया था, जैसे कि हमको पता है कि पहला सारनाथ में दिया था, तो 22वां कहा जाता है कि यहाँ पे दिया था।
तो ये इसमें से कौन सा सही है? तो बिल्कुल सभी के सभी सही है। और ये जो मिला है, कहाँ पे मिला है केसरिया स्तूप, कहाँ पे है? ये है बिहार में है आपका, ठीक है ना, बिहार में लिख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, देखते हैं। एक जो जनजाति है, ठीक है ना, वो न्यूज में था, और वो है सोलिंगा जनजाति। सोलिंगा जनजाति ये कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है, ये न्यूज में था, तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश या केरल, दूसरा कर्नाटका और तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र या गुजरात, चौथा ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कौन से राज्य में ये जो जनजाति हैं पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कर्नाटका और तमिलनाडु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सैम्पेन सैम्पेन या फिर सैम्पेन जनजाति, ठीक है ना, ये चर्चा में न्यूज था 2024 में, ठीक है ना, अप्रैल में बहुत ज्यादा न्यूज में था इस जनजाति। तो इन जनजाति के नाम बारे में बताना है क्यों न्यूज में था। उन्होंने एक प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित किया गया था, इसलिए न्यूज में है। दूसरा, पहली बार वो सरकारी जनगणना में शामिल किया गया, ठीक है ना, इसके बारे में ये इसलिए न्यूज में है। या इनके सदस्यों ने पहली बार चुनाव में मतदान दिया, इसके लिए। या फिर संस्कृति आदान प्रदान का जो है कार्यक्रम शुरू किए, तो इसके लिए। तो आपको बताना है कि जो सैम्पेन जनजाति है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार की, ठीक है ना, ये बताना है किस लिए न्यूज में था। तो ये किस लिए न्यूज में था? क्योंकि उन्होंने पहली बार चुनाव दिया है, चुनाव में मतदान किया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सैम्पेन जनजाति। अगला प्रश्न है, ये है भारत के वायुसेना ने, ठीक है ना, भारत के वायुसेना ने गगन शक्ति अभ्यास कितनी बार आयोजित करती है, कितने समय अंतराल में आयोजित करती है, बताना है। गगन शक्ति एक अभ्यास है, ठीक है ना, वायुसेना करती है। तो कितना एनुअली करती है, हर साल करती है, 2 साल में करती है, 5 साल में करती है, या फिर जब जरूरत हो तब कर लेती है? तो इसका जो सही उत्तर है क्या क्या दे सकते हैं? सबसे हर 5 साल में तो कहा जाता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, जैसी आवश्यकता अनुसार करती है हमारे जो सेना करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 2023-24 में एक डाटा आया था, उसके हिसाब से भारत में जो सबसे ज्यादा कार्गो जो हैंडलिंग करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा पोर्ट बना, कौन सा बंदरगाह बना? पहला है दीनदयाल पोर्ट, जो है कि कहां पे है? गुजरात में, कांडला में। दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना, जो आपका मुंबई में है, ठीक। या विशाखापट्टनम पोर्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। या तो फिर पारादीप पोर्ट, ओडिशा में है। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा कौन कार्गो हैंडलिंग किया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारादीप पोर्ट, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक जगह बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना, 3-4 कारणों से था। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जंक्शन में, ठीक है, जहां पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिल रहा है, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। तो वहां पे बताना है कि इट इज लोकेटेड ऑन केरला, ठीक है, बिल्कुल। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर के बारे में जानते हैं, बिल्कुल एलिफेंट और टाइगर के बारे में जानते हैं यहाँ पे। और इसको 1973 में किया गया था, बिल्कुल सबके सब सही है। और वायनाड क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि वहां पे एक तो फायर के कारण, दूसरा वहां पे एक भूस्खलन हुआ था लैंडस्लाइडिंग के कारण, तीसरा यहाँ पे जो लोकसभा सीट था वैकेंट किए थे कौन? राहुल गांधी किया था, ठीक है, क्योंकि 2 जगह पे लड़े थे और 2 में से जो वहां पे जीतते हैं एक को रखना रहता है। तो राहुल गांधी ने, फिर प्रियंका गांधी ने फिर यहाँ पे चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस यहाँ पे जीता था। तो वायनाड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है ना, सबका कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट है। अब अगला देखते हैं प्रश्न, सेंकाकू द्वीप, ठीक है ना, ये कौन से 2 देश के बीच का विवादित क्षेत्र है? सेंकाकू आइलैंड, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है कहाँ पे है? चीन और जापान, या भारत और श्रीलंका, रूस और यूक्रेन, और साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया। लास्ट क्लास में मैंने भारत और श्रीलंका के बीच का जो एक टापू है उसके बारे में बताया था, ठीक है ना, वो कौन सा टापू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। लेकिन जो अभी जो सेंकाकू जो आइलैंड है, वो किससे कैसे कैसे लग रहा है? प्रोनाउंसिएशन से आपको जापानीज टाइप के लग रहा है। तो ये जो है चाइना और जापान के बीच विवादित क्षेत्र है। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए भी है,
है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में था और अभी भी न्यूज में है। ये डॉक्सिंग क्या है, तो ये क्या सरकारी डाटाबेस में हैकिंग को बोलते हैं डॉक्सिंग, या बिना सहमति के निजी या व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप में साझा करना को डॉक्सिंग बोलते हैं, या व्यक्ति को स्पैम ईमेल भेजना, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं कि फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना। तो डॉक्सिंग किसको बोला जाता है, तो डॉक्सिंग होता क्या है, तो डॉक्सिंग क्या होता है कि बिना किसी के अनुमति के, ठीक है, बिना किसी की अनुमति से आपको क्या करना, किसी के व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक सार्वजनिक करना को हम लोग डॉक्सिंग बोलते हैं। तो न्यूज में था। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय रेल में शुरू किए गए कवच प्रणाली, ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना, कवच प्रणाली के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूअसली कुछ 2-3 सालों से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कवच प्रणाली न्यूज में रहता है। तो ये बताना है ये क्या चीज है, क्या ये एफिशिएंसी को, टिकट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है क्या, नहीं। दूसरा कि ये क्या है कि कोलिजन सिस्टम है, ऑटोमेटिक कोलिजन सिस्टम है जो सिग्नलिंग देता है और दोनों के दोनों ट्रेन रुक जाते हैं। या तीसरा कि व्यक्तियों के जो गति को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, व्यस्त मार्गों में ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए, या फिर क्या है कि पेपरलेस ऑपरेशन के लिए, इनेबल करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये क्या है, एक ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है जो कि दो अगर ट्रेन आ रही है अचानक तो पास में आ गए तो खुद एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों के दोनों रुक जाएंगे। अगला जो प्रश्न है ये बताएं कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ठीक है ना, 2024 में, ठीक है, तो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज कौन से व्यक्तित्व को मिला गया, सम्मानित किया गया है। एक है अरुंधति रॉय, ठीक है, दूसरा मुमताज जी सागर, तीसरा सलमान रुशीद, चौथा विक्रम सेठ। आपको बताना है किसको मिला है। जनरली स्टैटिक जी के क्वेश्चन में भी हम लोग को इतना तो पता रहता है, अरुंधति रॉय का कौन सा बुक है आपको लिखना है कमेंट में, सलमान रुशीद का कौन सा बुक है उसको आपको लिखना है, और तीसरा है विक्रम सेठ का कौन सा बुक है उसको लिखना है कमेंट में, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा, ममता जी सागर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये जो अवार्ड मिला है इस साल ममता जी सागर को मिला है। तीनों इंपॉर्टेंट, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत की, ठीक है ना, लिटरेरी जगत में इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट जो कृत है आपको पता होना चाहिए उसको लिखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये है मेलकम अडिसेशेया, ठीक है, ये पुरस्कार जो है 2023 के लिए किनको चुना गया, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। एक बताएंगे अमृत सेन को दिया गया क्या, दूसरा उषा पटनायक को दिया गया क्या, तीसरा प्रभात पटेल पटनायक को दिया गया क्या, या फिर जीन ड्रेज को दिया गया क्या। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको पता रहना चाहिए। ये झारखंड, बिहार या फिर आदिवासी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय काम करते हैं इकोनॉमिक को लेके, डेवलपमेंट इकोनॉमी के, ये भी डेवलपमेंट इकोनॉमी के हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, उषा पटनायक को मिला है। अगला प्रश्न ये है कि एक जो विधि है न्यूज में था और रहता है, मियावाकी विधि, ये किसके लिए है, कि तेज गति से जंगल बनाने के लिए एक तकनीक है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विधि है एग्रीकल्चर के लिए, या फिर एक जापानीज फिशिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर एक जो वर्षा जल को संचयन करने का प्रणाली है। तो ये न्यूज में रहता है, ठीक है। और ये किस लिए है कि जो शहरी क्षेत्र में तेज गति से अगर आपको पेड़ उगाना है, जंगल बनाना है, तो ये मियावाकी विधि के बारे में बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जो एशियन फ्यूचर फोरम, जो एशियन जो समूह है, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जो 10 कंट्री है, ठीक है ना, 10 कंट्री है, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रूनेई हो गया। तो ये 10 जो साउथ ईस्ट एशियन का समिट है, उन्होंने एक एशियन फ्यूचर का फोरम लॉन्च किया था। तो वो बताना है कि जो लॉन्च हुआ था, मतलब किया गया था, आयोजन किया गया था, वो कहाँ पे, जकार्ता में क्या, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, बैंकॉक में क्या, थाईलैंड की जो राजधानी है, हनोई में क्या, जो वियतनाम की राजधानी है, या फिर मनीला में जो फिलीपींस की राजधानी है। तो बताना है कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था हनोई में, हुआ था वियतनाम में। अगला प्रश्न है, और ये तो रहता है न्यूज में भी है, रोज आइज सेल्फ, ठीक है ना, रोज आइज सेल्फ, ठीक है ना, ये एक सेल्फ है, बताना है, ठीक है ना, ये कहाँ पे स्थित है, ये क्या आर्कटिक महासागर में है,
या फिर ग्रीनलैंड में है, या फिर अंटार्कटिका में है, या फिर अलास्का में है, जो कि अभी यूएस के पास है, जो पहले पहले रशिया का था और वो उसको रशिया ने उसको यूएस को दे दिया है। तो बताना है कि ये जो शेल्फ है वो क्या है और कहाँ पे है। तो ये क्या है कि एक जो ग्लेशियर है, ठीक है ना, हिम है, ठीक है ना, ग्लेशियर है जो कि पिघल रहा है और पिघलते पिघलते क्या है वो आगे की साइड आते जा रहा है, ठीक है ना, अपने पोजीशन से। और ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे, अंटार्कटिका में। तो ये क्लाइमेट चेंज का जो है, जो इफेक्ट है हमको दिखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ये है अलगर मंदिर, ठीक है ना, अलगर मंदिर के बारे में बताना है। ये उनके बारे में बताना है कौन सा सही है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्या ये लोकेटेड तमिलनाडु में है क्या, बिल्कुल तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये जो अलगर मंदिर है वो किसके, कौन से भगवान की पूजा होती है यहाँ पे, विष्णु भगवान की पूजा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, सुंदर राजा पेरुमल बोला जाता है। और इन यहाँ पे जो उत्सव होता है इस मंदिर के पास में, वहां तमिलनाडु में होता है, चिथिरे उत्सव कहलाते हैं, जो प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही हो जाएगा, ऑल द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ब्रू समुदाय ने, ठीक है ना, ब्रू समुदाय न्यूज में था, वो क्यों, उन्होंने पहली बार मिजोरम में मतदान किया, या उन्होंने स्थायी पुनर्वास के बाद त्रिपुरा में मतदान किया, या उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, या फिर चौथा उन्होंने अलग राजनीतिक पार्टी बनाया। तो ब्रू समुदाय बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और ये आपका ब्रू समुदाय आपको कहाँ पे मिलेगा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये दो अलग अलग समुदाय थे, ब्रू और जो मिजो, दोनों के बीच आपस में एक हाँ वो हुई थी, समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद से क्या है कि उनको अभी पीस समझौता हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ है, उनको सेटलमेंट कहाँ पे, कहाँ पे किए हैं, त्रिपुरा में किए हैं, और पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। तो इसीलिए न्यूज में थे, तो ब्रू समुदाय। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कौन पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जेवलिन थ्रो करने के लिए, गोल्ड मेडल जो जीती थी एशियन गेम्स में। तो इसका नाम बताना है, नीरज चोपड़ा क्या, ठीक है, या फिर सुंदर सिंह गुर्जर, या फिर देवेंद्र झांझरिया, या फिर अन्नू रानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अन्नू रानी। तो इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चन किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।